ओ तेरा जलसा निराला माँ, ओ बोले शिव का शिवाला माँ, ओ बोले फूल भी कलियां भी, ओ बोले मुखवा की गलियां भी। चार धाम की बात करते हैं जी। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, लोग जो है चिंतित होते हैं उस चीज़ को लेकर के कि इतनी हम कहीं ना कहीं कमर्शलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि चार धाम पे आपको हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। धामी जी कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड बना लिया, ये बना लिया, लेकिन कंसर्न ये जताए जाते हैं कि जब आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप 4-4 घंटे जाम भी देख रहे हैं। तो यदि आप ऑल वेदर रोड 12 महीने के लिए बनाना चाह रहे हैं, लाखों लोग के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि एक दिन में सिर्फ इतने जाएंगे? बीच में देवस्थानम बोर्ड उसका मुद्दा काफ़ी चला, ले लिया गया था। उसमें ये था कि आप नहीं डिसाइड करेंगे, सारे जो यहाँ जो IAS आएगा, जो सचिव आएगा, वो मुखवा का तो होगा नहीं जानता। अब हमारे यहाँ तो 2 मिनट में देवता उतरते हैं, भैरव देवता, नरसिंह देवता उतरते हैं। अरे वो कुछ गड़बड़ हो रही है, करो देवी पाठ करो। पहले हम यहाँ आएंगे सचिवालय में, एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमारे देवी फलाना देवता उतर रहा था, उसने ये बोला। अब जो बाहर का देवता उसको समझ में, क्षेत्रपाल देवता, हमारे नरसिंह देवता, ये देवता, वो उसकी समझ में नहीं आएगा ना। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे सचिवालय में बैठा सचिव विल्सन बने और हमारे देवी देवताओं पे उंगली उठाए। फ्रेडरिक विल्सन की ससुराल जो है मुखबा कही जाती है। कहते हैं कि आज भी उनका जो उनके ससुराल वाला जो घर है वो आज भी वहाँ पर है। चैलेंज कर दिया इन्होंने, विल्सन ने सोमेश्वर देवता को, एंड देन वो चैलेंज किया पूरा और उन्होंने एक शाप दिया। ये पूरी कहानी क्या हमारे क्षेत्र में कही जाती है। तो देवता ने उसको वरदान भी दिए, लेकिन तेरा वंश नहीं बढ़ेगा, तूने मेरे पे शक किया। हर की दून है, तो वहाँ पे एक मंदिर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दुर्योधन का मंदिर है। वहाँ के जो लोकल लोग थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ये किसी दुर्योधन का मंदिर नहीं है, ये हमारे सोमेश्वर देवता का मंदिर है। तो असल में वो मंदिर है किसका? हरि बोला रे बलकुलु छोड़ी, कसा मीरा आयो रे, हाँ हाँ बेकफुआ। रजनीकांत का इस पर क्या सोचना है? जो हवाई तवाई या जो ये नए तरह के गीत आ रहे हैं और वर्सेस जो पुराने एक ढर्रा था, जिस तरह से आप लोग गीत गा रहे हैं, क्या लोक दोनों में बचा रह सकता है? मैं ये आपसे ही पूछता हूँ कि हवाई तवाई कितना चल रहा है? वो दौर था 92-93 का, जब मैंने MTV वगैरह उस समय स्टार्ट हुए थे। तो मैंने बोला यार भांगड़ा माफिन है, वो पूरे वर्ल्ड में भांगड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाबी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ से एक थॉट आया कि मेरे को भी अपने पहाड़ी गाने, गढ़वाली गाने में ऐसा कुछ करना चाहिए कि नई पीढ़ी जो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है और हमारे गाने नहीं सुन रही है, कुछ गानों में ऐसा किया। फोक तो देखिए वो हमारे आत्मा में है, लेकिन मेरा ये मानना था कि समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ा सा चेंज नहीं किया तो हमारी जो जनरेशन है, हिप हॉप देना हम देते हैं ना, लेकिन आप हमारा पहाड़ी हिप हॉप सुनो। हे रमिये नाम मेरू बल चाकर, गाँव मेरू मासुआ, तेरी मेरी प्रीत जुग जुग की रीत, जुग जुग की रीत, ओ हे साथिये। एक जो बाल रजनीकांत था, क्या वो नेगी को पहचानता था? क्या उसको पता था कि यार ये कोई बड़ा सिंगर है उत्तराखंड का, या उनका कोई इन्फ्लुएंस आप पर पड़ा हो उस टाइम? उस समय जब वो हमारे घर आते थे तो हमें प्राउड फील होता था। कई बार स्कूटर से मैं छोड़ने जाता था तो उनसे पूछता था कि मैंने सुना है कि आपके गाने आपकी सिस्टर लिखती हैं। वो ये मैंने उनसे भी पूछा, बड़ा भ्रम था। पुराण मेरो दौरे जी, बठिया सिया मेरी कुर्ती, बठिया सिया मेरी कुर्ती, रंगीली लाया पूरा की। उत्तराखंड संगीत जगत में जब गायकों की बाढ़ आ रही है, जब गानों का पूरा सैलाब आ रहा है, तब कुछ ऐसे गायक भी हैं जो कम गा रहे हैं लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छा गाया जाए। ऐसे ही एक गायक हैं रजनीकांत सेमवाल। उनके कई गीत आपने सुने होंगे, और रजनीकांत सेमवाल का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना नहीं है कि वो एक गायक हैं, वो आपको गंगोत्री में भी दिख जाते हैं क्योंकि वो वहाँ के पुजारी परिवार से आते हैं। वो आपको जो है देहरादून में भी नज़र आ जाएंगे और थोड़ा बहुत एक्टिंग यहाँ वहाँ आपको करते हुए दिख जाएंगे।
इन खूबियों के साथ ही रजनीकांत सेमवाल वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड की जो सॉन्ग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें फ्यूजन लाने का काम किया। जब हम ये ढर्रा बैठा हुआ था कि यार लोक संगीत को लोक ही रखना चाहिए, उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स की कोई जगह नहीं होती थी, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आया, टिकुलिया मामा। आपने गाने ज़रूर सुने होंगे, शायद नाम आपको पता ना हो, लेकिन वो उनका काम था। वो फ्यूजन, वो हिप हॉप का मिश्रण करना गढ़वाली गीतों में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उनसे हुई थी। तो आज रजनीकांत सेमवाल जी हमारे साथ हैं, तो आज हम रजनीकांत सेमवाल जी को ना सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनके थ्रू हम मुखबा को जानेंगे जो उनका गाँव है, हम उनको भी जानेंगे, फ्रेडरिक विल्सन जिसका नाम आपने सुना होगा, राजा हुल्सन और कई चीज़ें उनके बारे में आप जानते होंगे, उनके बारे में भी उनके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुखबा में, हर्षिल में उनको किस तरह देखा जाता है, और साथ ही बात करेंगे अपने लोक संगीत को लेकर के, और आखिर में रजनीकांत सेमवाल के गीत तो ज़रूर होंगे। तो सेमवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ इसके लिए रेडी हुए। तो निशा भी मेरे साथ हैं, निशा भी आपकी तरफ कुछ सवाल दागेंगी। पर जैसे कि जब हमारे साथ कोई लोक गायक होता है या गायक होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इंटरव्यू की शुरुआत जो है एक किसी भजन या किसी हम देव का नाम लेकर के शुरू करें, और जब रजनीकांत सेमवाल साथ में हों तो हमारे पास कई ऐसे गाने हैं जिनसे शुरुआत हो सकती है। तो जो आपको याद हो तो उसी से हम शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, गुगुती पॉडकास्ट को देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। मैं गंगोत्री से बिलोंग करता हूँ, मुखवा से बिलोंग करता हूँ, गंगा माँ का पुजारी हूँ, तो उन्हीं के भजन से हम शुरुआत करते हैं। ओ तेरा जलसा निराला माँ, ओ बोले शिव का शिवाला माँ, ओ बोले फूल भी कलियाँ भी, ओ बोले मुखवा की गलियां भी, हो भोले सजे हैं तो चंडी सजी है तो भैरवनाथ की घाटी, हो डोली में बैठ के प्यारी सजी है रे गंगा माँ जगदाती, ओ तेरा रूप है सादा माँ, हो जैसे सूरज की आभा माँ, ओ तेरा जलसा निराला माँ, ओ बोले शिव का शिवाला माँ। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा। वैसे रजनीकांत सेमवाल कई इंटरव्यूज़ दे चुके होंगे, कई चीज़ें हो चुकी होंगी, तो हम आपके निजी जीवन पे भी हम बात करना चाहेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि एक ऐसे शख्स से आज हम ऑडियंस मिल रही है जिसने थोड़ा गढ़वाली गानों में और पहाड़ी गीतों में फ्यूजन की शुरुआत की, हिप हॉप वाला थोड़ा सा तड़का डालना शुरू किया। टिकुलिया मामा मुझे आपका यहाँ याद आता है। आज जब हम बैठे हुए हैं 2025 में, उत्तराखंड संगीत जगत में कई नई चीज़ें हो रही हैं, नए गायक आ रहे हैं, नई तरह के गीत आ रहे हैं। एक तरफ काचा क्याओ में चल रहा है, हवाई तवाई बहुत अच्छा कर रहा है, एक तरफ आप लोग जो हैं, आप जो है शामदेई जैसे गीत ला रहे हैं जिसमें एक पहाड़ी लोक धुन है और उसमें थोड़ा सा तड़का आपको मॉडर्नाइजेशन का भी मिल जाता है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि लोक कैसे बचेगा? अगर हवाई तवाई भी बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको कई लोग बोलते हैं कि यार क्या गा लिया, आपको बस पैसे हैं आपके जेब में और आप गा लो, उस तरह का भी आरोप लग रहे हैं। और ये खतरा जताया जा रहा है कि शायद लोग को इससे खतरा होगा, लोग हमारा पीछे चलता जाएगा। लेकिन फिर रजनीकांत आते हैं, वो शामदेही लेके आ जाते हैं कि जिसमें लोक भी नज़र आता है, हल्का मॉडर्न टच भी आता है। तो रजनीकांत का इस पर क्या सोचना है, जो हवाई तवाई या जो ये नए तरह के गीत आ रहे हैं और वर्सेस जो पुराने एक ढर्रा था जिस तरह से आप लोग गीत गा रहे हैं, क्या लोक दोनों में बचा रह सकता है? मैं ये आपसे ही पूछता हूँ कि हवाई तवाई कितना चल रहा है और उसके ऑडियंस कौन है? कोई बाहर का तो नहीं है, राइट, उत्तराखंड के ही हैं, करेक्ट, उत्तराखंडी ही हैं, तो क्यों सुन रहे हैं? सुन तो हम ही रहे हैं। यानी उस हवाई तवाई या जो भी नए गाने आजकल चल रहे हैं उनको सुनने वाले पहाड़ी ही हम लोग हैं, उत्तराखंड के ही लोग हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं है? यानी है, शामदेही है, उसके आप व्यूज़ देख लीजिए, कम है, तो वो क्यों कम है?
तो समय के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और समय के हिसाब से ऑडियंस जो है वो अपना टारगेट भी लेके चल रही है। यदि ऑडियंस को नहीं पसंद था तो क्यों सुन रहे हैं? यानी वो डिसाइड हम नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइड दर्शक कर रहे हैं, सुनने वाले कर रहे हैं कि हमें क्या सुनना है। तो आप जैसे कि किसी सरकार को हम भला बुरा कहते हैं कि ये बेकार कर रही है, वो कर रही है, चुना किसने? हमने चुना, उत्तराखंड की जनता ने चुना। ऐसे ही सिंगर का भी है, गाने का भी है कि चुनने वाली दर्शक हैं। हम सब चीज़ दे रहे हैं, जैसे मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, जो मेरा मन मस्तिष्क कहता है, जो मेरी आत्मा कहती है, वो परोस के मैं दे रहा हूँ। दूसरा सिंगर ने, उसने अपने विचारों से, अपने थीम से उसको पेश किया। अब वो जनता का काम है कि वो किसको पसंद करती है। और ऐसा भी नहीं है, नए गाने में सौरभ मैठाणी का गाना है, वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। वो भी तो चला है और बहुत अच्छा गाना है, तू बिस्लरी, तो वो भी चल रहा है। तो ये हम क्राइटेरिया हम बना नहीं सकते कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हमारा काम है अपनी सोच के हिसाब से गाने को प्रस्तुत करना ईमानदारी से। अब वो बाकी काम है दर्शकों का कि वो क्या चीज़ उसको पसंद करते हैं, वो कितने बार उस गाने को देखना चाहते हैं। इससे पहले कि निशा आपसे सवाल पूछे, मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जो मुझे लगता है मैंने पेश किया, पर एक डायलेमा जो है गायकों के बीच आज आ चुका है। नेगीदा खुद बोलते हैं कि यार लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उसकी वसूली भी नहीं हो पाती जब आप एक गीत मार्केट में डालते हैं। तो गायकों के जहन में एक चीज़ ये भी आ गई है कि यार जब हवाई तवाई जैसे गीत चल रहे हैं, जब ऑडियंस उन्हीं को पसंद कर रही है, तो मैं भी उसी तरह का गीत लाऊंगा ताकि कम से कम मेरी जेब में थोड़ा 2 पैसे तो आएँ, क्योंकि मैं उसी प्रोफेशन में हूँ, मुझे कमाना भी है, घर भी चलाना है मुझे। तो ये क्योंकि रजनीकांत जो है वो कर पा रहे हैं, वो लेकर आ जा रहे हैं ऐसे गीत। एक तो आपके पास फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि ऑडियंस जो है आज फास्ट रिदम वाले गीत पसंद कर रही है, डीजे वाले गीत पसंद कर रही है, उसमें आपके लोक गीत आ रहे हैं वो उतने चलते नहीं हैं, कम से कम कुछ पोर्शन है जो नहीं चलता है। तो कैसे क्या एक गायक के तौर पे मैं ये इंस्पायर नहीं होऊंगा कि यार जब वो गाना चल रहा था मैं वैसे ही लेके आऊँगा? तो गायक कैसे उस वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करेगा? नहीं, वो मैं मानता हूँ कि आजकल के जो डिजिटल जो युग है उसमें थोड़ा फास्ट का चलन बहुत हो गया है, तो लोग डांस सॉन्ग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये बात भी सच है कि सिंगर के सामने ये दुविधा तो रहती है कि यार मेरा जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा वापस कैसे हो। ये थोड़ा बहुत तो थोड़ा जो मैंने अपने इतने सालों में देखा है कि थोड़ा नसीब का खेल भी बहुत ज़्यादा होता है, भाग्य का खेल भी बहुत ज़्यादा होता है। 10,000 में गाना बना हुआ भी करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं और लाखों पैसा लगाया हुआ गाना भी व्यूज़ नहीं ले पाता है। तो इसका कोई क्राइटेरिया आज तक न हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है न किसी इंडस्ट्री में है, तो ये तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम स्पॉन्सरशिप किसी से लें, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा माहौल है नहीं। तो जो भी संसाधन है वो सिंगर की जो जुनून है कि नहीं मुझे ये करना है, वो उस जुनून की वजह से वो लगा रहता है, वो काम अपने फंड जुटा देता है, कहीं करता है, वो अपना दाल चावल खा लेगा, लेकिन एक गाना उसके दिमाग में रहता है कि मुझे लाना ही लाना है। हमारा तो दौर तब भी ऐसा है कि हम कर पा रहे हैं, लेकिन वो सोचिए नेगी जी के ज़माने में उन्होंने कितना खुद भी वो कहते हैं कि उन्होंने कैसेटें खुद की हैं, तो वो ज़माना बहुत ज़्यादा टफ था। अब तो थोड़ा सा है कि आप खुद एक कैमरा लेके भी कर सकते हैं यदि करने वाला कोई है, और महंगे गाने भी बना सकते हैं और वो गाने भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप मुझसे क्राइटेरिया पूछेंगे हिट और फ्लॉप का, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई नहीं है। तो यही। तो सर जैसे जो लोक गाने हैं उनमें हिप हॉप का तड़का जब आपने लगाने का सोचा जी, कैसे मतलब दिमाग में एकदम हिट किया कि यार ये जो लोक गाने हैं इनमें थोड़ा हिप हॉप करते हैं, तो क्या आपको वो खुद से पसंद था या आपने जो जनरेशन आगे बढ़ रही थी उनका सोच के आपको लगा कि हाँ शायद ये पसंद कर सकते हैं? ये मेरे घर में फिल्मी गानों और फिल्मी का बड़ा वो था। मेरे फादर बड़े माहौल रहा, वो बहुत फिल्में उन्होंने अपनी उसमें अपने जो कॉलेज लाइफ में थे वो थे उनकी, वो मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत सुनते थे, किशोर जी को बहुत, मुकेश जी, अपने नरेंद्र सिंह नेगी जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी, इन सबको बहुत सुनते थे। अब उसको सुनते हुए हमने भी सुना, तो रफ़ी साहब को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, किशोर जी को।
नेही जी को भी हम लोग सुनते थे, लेकिन कभी जहन में ये नहीं आया कि मेरे को एक सिंगर बनना है। तो लेकिन जब आप थोड़ा सा युवा होते हैं, टीन एज में आते हैं, तो आपकी सोच वहाँ से क्रिएट होना शुरू होती है। वो दौर था 92-93 का, जब मैंने MTV वगैरह उस समय स्टार्ट हुए थे, तो मैंने भी देखा। और उसी समय आए थे अपाची इंडियन साहब। वो UK रहते हैं, बर्मिंघम में रहते हैं। तो उनका फर्स्ट एल्बम आया था अरेंज्ड मैरिज। हाँ, तो वहाँ से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैं भी युवा हो रहा था। मेरी सोच भी युवा थी। मैं अब 60s में तो जा नहीं सकता था, मैं 90s का था। तो मैं 90s के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा परिवेश है, वो जो चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से उस छाप पड़ती है। अब किसकी क्या नहीं पड़ती वो अलग बात है, लेकिन सबके कैरेक्टर अलग हैं, सबके जो चॉइस के जो पैमाने हैं वो सब अलग हैं। तो जब मैंने एक, तो उनका नाम मुझे बहुत पसंद आया था, अपाची इंडियन शब्द। मैंने बोला यार, एक आदमी है जो अपने नाम से ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो और फिर उनका लुक, यहाँ से उनके बाल कटे हुए थे, छोटे से बाल, और उनका स्टाइल, और उन्होंने जो भांगड़ा माफिन कर दिया था। उनके गुरु थे बॉब मॉर्ले, जिन्होंने रेगे, बॉब मॉर्ले वो उनके गुरु थे। तो उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली। मैंने अपाची इंडियन साहब से मैंने बोला यार, भांगड़ा माफिन है और पूरे वर्ल्ड में भांगड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाबी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ से एक थॉट आया कि मेरे को भी अपने पहाड़ी गाने, गढ़वाली गाने में ऐसा कुछ करना चाहिए कि नई पीढ़ी जो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है और हमारे गाने नहीं सुन रही है, कुछ ऐसा, कुछ गानों में ऐसा किया। फोक तो देखिए वो हमारे आत्मा में है, हमारे खून में है, वो तो उसकी जगह अपनी है, उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन नई पीढ़ी को एक पुल की तरह कैसे हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो अपने गाने भी सुन सकें। तो वहाँ से क्रेडिट अपाची इंडियन साहब को जाता है। जब मैंने उनको सुना, वहीं से मेरे अंदर एक आया था कि कभी ना कभी मैं ऐसा काम अपने पहाड़ी गाने में करूँगा। ओके जी। तो सर उसके बाद क्या लोगों के रिस्पॉन्स थे? पॉजिटिव नेगेटिव भी दोनों रहे होंगे। तो आपको सुनने में आए कि यार ये क्या लोग गानों के बीच में ये सब डाल दिया है, कुछ ऐसा अगर सुनने में आए तो क्या आपका मोराल थोड़ा डाउन हुआ, या उसके बाद कभी सोचा कि नहीं यार अब तो मैं नहीं करूँगा ये? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, सुनने में आता था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में भी सुनने में आता था कि कई लोग नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि उनकी वो भावनाएं थी। वो क्योंकि उत्तराखंड राज्य 2000 में बना, तो एक नया राज्य जहां हमारी सोच अब पहाड़ी प्रिजर्व करने की थी कि हम अपने उत्तराखंड को, यहाँ के पहनावे को, यहाँ के खान पान को कैसे हम अपने पहाड़ी शैली में ही रखें। अब वहाँ जाके यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो उनकी थोड़ा सा आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ चले गए। तो लेकिन मेरा ये मानना था कि समय के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ा सा चेंज नहीं किया तो हमारी जो जनरेशन है, आप कब तक, हम कितने सालों तक आगे तक रहेंगे। फिर नई पीढ़ी आएगी। अपने लोग जो हमारा संगीत है, हमारी जो जिम्मेदारी है वो उन तक सौंपना है। अब यदि वो हम सौंप तो रहे हैं लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो लोक संगीत वहीं पे रुक जाएगा। तो मेरा ये नहीं था कि पूरा ही चेंज करो, मेरा ये नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि घर में यदि आप ठिचड़ी भात खा रहे हैं तो बाहर यदि वो जाके पिज़्ज़ा बर्गर इतने खुल गए हैं ना, कभी कभार चल जाता है तो मतलब उसको इंटरेस्टिंग तो कुछ देना पड़ेगा। तो पूरा मत करिए, कुछ गानों में आप एक्सपेरिमेंट करके, जो शकीरा सुन रहे हैं, एनरिके सुन रहे हैं, जस्टिन बीबर सुन रहे हैं, उनकी जगह हम अपने पहाड़ी गानों को दें। कम से कम उस माध्यम में, हिप हॉप में, लाउंज मिक्स में, जैज में, रॉक में अपने जो पहाड़ी शब्द हैं उनको तो सुनेंगे। फोक तो अपनी जगह है, उस माध्यम से वो अपने शब्दों को तो सुनेंगे, अपने पहाड़ी शब्दों को। तो वहाँ से छीनना चाह रहा था मैं कि उनको ना सुने, हमारे गाने सुने। हिप हॉप देना हम देते हैं ना, लेकिन आप हमारा पहाड़ी हिप हॉप सुनो। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रही, वो मेरी आज भी नई जनरेशन उस चीज़ को करती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, मैं उसमें ये एक चीज़ जोड़ता हूँ कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंट का भी एक दायरा होना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको करते रहना चाहिए। बट ये काम भी कर रही है आजकल। जैसे मैं भी अभी इस जनरेशन वाली हूँ, या मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी मैं अपने आसपास देखती हूँ, तो सुन रहे हैं लोग, और बहुत सारे गाने ऐसे हैं वो नए वर्जन में आ रहे हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है अच्छा ये गाना था, फिर हम पीछे जा रहे हैं, उसका
उसका जो पुराना वर्जन है उसको भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अब आजकल देख रही हैं, वो राजू कलाकार कर रहा है ना, वो बजा के, वो भी काफ़ी चल रहा है। तो वो कौन सा, वो 96 में गाया था सोनू निगम साहब ने, तो वो आज सुन रहे हैं ना, तो वो गए वापस। तो वही चीज़ है जो आपने कही है कि उसके माध्यम से पुराना फोक भी सुना जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ये एक तरीका है आपका ब्रिजिंग करने का, कि नई जनरेशन को आप अपने लोक से जोड़ रहे हो। अब अगर मैं 1960s का कोई लोकगीत अपने किसी बच्चे को सुनाऊं तो ऑब्वियस सी बात उसको पसंद नहीं आएगा, हाँ। बिकॉज उसने वो चीज़ें सुनी नहीं है। उसके पास एक नया दौर है, नया म्यूज़िक है, तो वो उसके लिहाज से ही उसको हमको लोक को परोसना होगा। तो ये आपने सही कहा। अब क्योंकि टिकुलिया मामा की हम बात कर रहे हैं, और टिकुलिया मामा काफ़ी चला था उस टाइम पे जब वो आया था। हम तो मुंबई में रहते थे, फिर सुना था हमने। तो मैं चाहता हूँ कि जो गाना आपको याद हो टिकुलिया मामा का पूरा, क्योंकि वो एल्बम ही था, अगर टिकुलिया मामा याद है तो वो सुना दीजिए। अगर कोई दूसरा गीत याद है उसका तो हम वो सुनना चाहेंगे, अगर आपको याद हो तो। नहीं, बिल्कुल है, उसमें कई गाने थे। तो हे रमिए था, हे रमिए फोक गाना है बेसिकली, रवाई का गाना है, रवाई घाटी का गाना है। तो उसको मैंने थोड़ा सा पॉप किया था कि उसको कैसे पॉप करना है। उसकी एक्चुअल दिन थी कि हे रमिए कैण तेरो नाम किण तेरी दो घरिए, हे रमिए नाम मेरो बल चाकर गाँव मेरो मासुआ। ये उसकी मूल धुन जो थी। इसको मैंने कहा थोड़ा सा पॉप बनाते हैं, तो मैंने किया था हे रमिए किण तेरू नाम किण तेरी दो घरिए, हे रमिए किण तेरू नाम किण तेरी दो घरिए, हे रमिए नाम मेरू बल चाकर गाँव मेरू मासुआ, तेरी मेरी प्रीत जुग जुग की रीत, जुग जुग की रीत ओ हे साथिये, हे रमिए। बस यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नया वर्जन हाँ जी, सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा रजनीकांत सेमवाल को जानने की कोशिश करते हैं। हम गंगोत्री पर भी आएंगे और थोड़े से हम जो मुद्दे रहे हैं चार धाम को लेकर के उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले रजनीकांत को जानते हैं। रजनीकांत जैसे मैंने कहा मुखबा से आते हैं, पर थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए, परिवार और मुखबा से जुड़ना, और क्या आपका कैसे गायकी में ये शुरुआत का जो पहला अंकुर फूटा, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मेरा जन्म उत्तरकाशी ज़िले के मुखवा गांव में हुआ, जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, मुखिम मठ, मेरा जन्म वहाँ हुआ। मेरी एजुकेशन पूरी सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर उत्तरकाशी की है। फिर इंटर कॉलेज में 10th 12th जो था राजकीय इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से हुई है, और फिर DAV कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा DAV कॉलेज से हुआ है। फिर मैंने MBA किया IMS देहरादून अपना मार्केटिंग से, ये मेरी, और मैंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर 6th ईयर कोर्स मैंने किया है। हाँ, और जैसे कि पता है आपको कि मेरे घर में मेरे फादर बहुत अच्छे गायक थे और लोकगीतों का उनको बड़ा अच्छा शौक़ था। तो उन्हीं की जब वो एक्सपायर हुए 2006 में, तो उन्हीं की डायरी से मुझे कुछ चुनिंदा, मैंने उनके जो लोकगीत संग्रहित किए थे उनको लेके मैंने एल्बम का उसमें अमित विश्नोई साहब का मैंने सहारा लिया, संगीत उनका था। तो हमने टिकुलिया मामा बनाया, उसमें सुरक्षा राउत जी का बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ, वो कला दर्पण से जुड़े हुए थे, उत्तरकाशी में थे, तो उन्होंने, उनका सहयोग से ही इस का निर्माण हुआ था। और ये उनकी भी सोच थी, वो भी नया कुछ करना चाहते हैं कि हाँ नई पीढ़ी के लिए क्या। तो सुरक्षा राउत जी का उसमें बहुत अहम योगदान मैं मानता हूँ। उसमें बहुत सारे कलाकार रहे हैं। अजय भारती जी उसमें कोरियोग्राफी उन्होंने, अजय भारती जी ने की थी। तो उसको लेके हमने 2008 में एल्बम बनाया था। उससे पहले मैं हिंदी पॉप में गाते थे। हमारा एक बैंड हुआ करता था, बैंड ऑफ दून। तो 2006-07 में हम लोगों ने एक एल्बम भी बनाया था मुंबई में जाके, वो इंडिया वर्ल्ड कप के लिए
बनाया था, जीत जाएंगे। उसमें मधुर भंडारकर साहब, राजपाल यादव और हाँ बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ मुंबई में उसका शूट हुआ था, फिल्म सिटी में। तो लेकिन क्या हुआ कि पहले ही राउंड में इंडिया बाहर हो गया था। तो वो जितना चलना चाहिए था, यदि वो सेमीफाइनल तक, तो वो एयर हुआ MTV, वी चैनल, जूम सब में हुआ, लेकिन वो जब पहले ही राउंड में बाहर हो गया तो गाना भी उतर गया। अब देखिए 6-7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप आया था धोनी साहब के नेतृत्व में, तो वो जीता। यदि वो गाना उस समय आया होता तो फिर वो बड़ी हिट होते जाते। तो ये मैंने कहा ना कि सब वो नसीब जो है 70 to 80% नसीब का काम करता है। टैलेंट होना, मेहनत, तो आपकी वो एलिजिबिलिटी है कि यदि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें होता है ना कि स्नातक कम से कम आप ये चीज़ें चाहिए। तो कामयाबी या किसी काम के लिए आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन जो नसीब जो होता है वो आपको चाहिए होता है। तो वो देखिए वो तो वहीं तक आपका, तो इसी से हमारा टिकुलिया मामा बना। फिर मैंने हे रमी पार्ट 2 भी निकाला, जिसका ऑडियो ही निकला था, वीडियो नहीं निकला। फिर मैं गंगोत्री चला गया और मैं कोषाध्यक्ष रहा गंगोत्री मंदिर समिति में। तो 2017 तक मैं गंगोत्री में रहा। तो इस बीच में मैं लोक संगीत से थोड़ा कट के मैंने हिंदी भजनों पे काम किया। तो 2 एल्बम मैंने हिंदी भजन की भी निकाली थी। तो बस फिर यही है, 2018 में फिर भाग्यानी बॉ आया था और फिर साल में मैं एक 2 गाने में करता रहता हूँ। करते हैं। पर सेमवाल जी, एक क्योंकि आप बॉलीवुड में गाना गा रहे थे, MTV VTV पे आपका गाना चल चुका था। अब एक ये होता है कि यार मुझे संगीत की शिक्षा है, क्यों मैं बॉलीवुड में ना जाऊं, क्यों मैं पहाड़ी संगीत में लगूं? तो वो आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि बॉलीवुड में चकाचौंध है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, पर आप वहाँ ना जा करके आप और ट्राई कर सकते थे। वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, चांस आपको मिल जाता, पर आपने वहाँ ना करके आप यहाँ उत्तराखंड संगीत जगत में आए। क्या रीज़न रहा है कि बॉलीवुड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहा आपका? ऐसा वो घर में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फादर चले गए और भी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं कि उनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। फाइनली आप किसके लिए कर रहे हो? एक फैमिली के लिए कर रहे हो, परिवार सबसे ऊपर होता है। तो उस चीज़ को भी हमें सोचना पड़ता है। वहाँ पे भी हम स्ट्रगल कर सकते थे, वहाँ पे भी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन एक सपना मेरे फादर का भी यही रहा था कि अपने पहाड़ी म्यूज़िक के लिए कुछ करें। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उनका भी एक सपना था, तो उसको भी पूरा करना था। तो दोनों चीज़ को लेके मैं वापस आया। नहीं तो मैंने MBA करने के बाद 2 साल दिल्ली में भी जॉब की है। तो लेकिन वही मैंने कहा ना कि आप डिसाइड नहीं करते, कुछ चीज़ों में आपके हाथ में नहीं, डेस्टिनी आपको लेके चली जाती है। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं। आप मुखबा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मुखबा से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक तो माँ गंगा का शीतकालीन निवास है, और दूसरा ये कि फ्रेडरिक विल्सन की ससुराल जो है मुखबा कही जाती है। कहते हैं कि आज भी उनके ससुराल वाला जो घर है वो आज भी वहाँ पर है। क्योंकि रजनीकांत सेमवाल का बचपन, वैसे तो आप कई जगह रहे हैं उनके पहाड़ में, पर जो वक्त आपका मुखबा में गुजरा होगा बचपन में, या अब जब आप जाते होंगे, तो विल्सन को जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि विल्सन एक राजा था, विल्सन ने अपने सिक्के निकाले, कोई बोलता है कि वो अत्याचारी था, कोई बोलता था कि वो बड़ा एकदम दानकारी था। आपने क्या कहानियाँ सुनी हैं मुखबा में जब हम विल्सन की बात करते हैं? यही मैंने सुना था कि वो एक सेना से भागे हुए एक सैनिक रहे हैं, जो यहाँ से उनके पीछे उनको मसूरी में पकड़ा गया था, डॉक्टर यंग ने। हाँ, तो फिर उनको एक जासूस के रूप में भी उनको आगे भेजा गया। फिर वो राजा से मिले, फिर वो आगे हमारे गांव तक पहुँचे, और जो हर्सिल वैली है, गंगा वैली जो है, वो उनको इतनी सुंदर लगी। और वाकई आप भी बहुत है, देवदार कितने सुंदर, माँ गंगा का पावन तट, तो वो प्रकृति जो उन्होंने देखी, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत गजब है। और उससे ज़्यादा उनकी व्यापारिक जो दृष्टि थी, उसने भी उस चीज़ में काम, उनको वहाँ बसने के लिए काम किया। उन्होंने देवदार के जो जंगल थे और जो हिरन वहाँ पे थे कस्तूरी के लिए, तो उन चीज़ों पे उनकी नज़र पड़ गई। तो वो राजा के पास गए, और राजा को भी उन चीज़ों का नहीं था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उन्होंने जंगल मांग लिए, उन्होंने दे भी दिया, और उन्होंने दे दिए वार्षिक शुल्क लेके। वो भी बहुत कम, कोई 2000 बोलता है, कोई 200 बोलता है, तो इसमें
लेकिन उनकी सोच थी, उन्होंने देवदार के जंगल काट लिए और उनकी काट के गंगा नदी में प्रभावित करके ऋषिकेश हरिद्वार में वो पकड़ाए। और वो रेलवे में पहले जो पटरियों में आज तो सीमेंटेड आप देखते हैं, पहले लकड़ियों के हुआ करते, तो वो सारी पूरे इंडिया में वो देवदार गया, वहाँ से उसने अकूत संपदा हासिल की। तो आप यदि मसूरी में भी कहते हैं कि आधा मसूरी जो है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी भी कहते हैं, लवासना जो है वो भी उनकी ही प्रॉपर्टी है, एस्ले हॉल जो है वो भी उन्हीं की प्रॉपर्टी है। कस्तूरी मृग उन्होंने काफ़ी सारे मारे, उनसे भी धन दौलत उन्होंने कमाई। तो इस तरीके से उनका नाम है। उनकी शादी भी हमारे गांव में उन्होंने हुई और 2 शादियां उनकी हुई थी, तो उनसे ही उनके 3 बेटे हुए थे। नत्थू था, चार्ली था और एक और थे। तो चार्ली तो मसूरी में ही रहे काफ़ी टाइम तक और उन्होंने ही उनको संभाला। लेकिन यही होता है कि कहीं ना कहीं फिर आप जब अति कर जाते हो तो जो हमारे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फिर जो हमारे देवी देवता हैं, समेश्वर देवता, उनसे उनकी परीक्षा उन्होंने लेनी शुरू। इसका किस्सा, क्योंकि हमने भी फ्रेडरिक विल्सन के बारे में बनाया था, तो उसमें एक किस्सा आता है कि जैसे आपने कहा कि चैलेंज कर दिया इन्होंने, विल्सन ने सोमेश्वर देवता को, एंड देन वो चैलेंज किया पूरा और उन्होंने एक शाप दिया। ये पूरी कहानी क्या हमारे क्षेत्र में कही जाती है? कि वो अंग्रेज़ था, वो इन चीज़ों को तो मानता नहीं था कि, और हमारे तो उत्तराखंड में तो कण कण में देवी देवताओं का वास है। तो वो जब हमारे गांव में सेल्कू मेला होता है, सितंबर में होता है, कभी 16-17 को आता है, 17-18, 16-17 को ऐसे ही आता है। तो सेल्कू मेला में ध्यानियाँ जो हैं वो पूरी आती हैं। देवता चाहता है कि पूरी ध्यानियाँ उस दिन आ जाएं। तो उस दिन हम डांगरे होते हैं, समेश्वर देवता का जो है वो डांगरा, फरसा जिसे कहते हैं ना, वो होता है। तो देवता किसी के अंदर अवतरित होते हैं और उन डांगरे पे अपने नंगे पैर चलता है। वो बहुत तीखे हुए होते हैं और उसका पैर नहीं कटता है और वो वहीं से आशीर्वाद देता है, लोगों की प्रॉब्लम्स बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम आने वाली है तो ये इसका उपाय करना। तो उसने बोला कि ये तो एक ही आदमी पे आ रहा है हर साल, तो ये उसको प्रैक्टिस हो गई है, और ये डांगरे हैं, ये तो वैसे नहीं है, खूंटे हैं। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया देवता को कि अगले बार जब हो, तो फिर देवता ने वो एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि ठीक है, आप अपने मन में रखना, किसी को बताना मत कि मैं किस पे आऊँ, अपने मन में रखना, मैं उसी आदमी के अंदर आऊँगा और अपने हिसाब से जो भी करना है। तो बड़ा वो समय बहुत पूरी जो घाटी थी, तो उस समय जैसे लगान में नहीं बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए, तो ऐसे ही उस दिन हरसिल में लोगों का पूरा देखने के लिए कि भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि वो उसको राजा बोलते थे, हमारे देवता के बीच में लड़ाई है। तो उस दिन जब ढोल बजने लग गया अपना हुआ, तो जिस व्यक्ति पे हर साल आता था, लोगों की नज़र उसी पे थी। सही। लेकिन वो उस पे नहीं, किसी और भीड़ में बैठे हुए आदमी पे आ गया और वो उछल के आ गया। और विल्सन को कहा कि तू यही चाहता था ना कि मैं इस पे आ जाऊं, ले मैं आ गया। तो वहाँ से विल्सन को एक झटका लग गया कि उसने बोला ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं थी। तो फिर भी आगे चले, फिर देवता की डोली गई अंदर, उसके जो बहुत बड़ा, अब तो नहीं है हरसिल का, वो जल गया है। उसका जो कॉटेज जला, हाँ वो जल चुका है। तो बहुत अच्छा उसका कॉटेज था, वहाँ उसके 4 बक्से थे। तो डोली ने टच करके ये बोला कि इसमें तो मेरे लिए ना परखने के लिए शमशेर लाया है, मतलब तलवार लेके आया है कि निकाल इनको। और देवता ने कहा कि तू इनको पहना करके लाया है तो ये मेरे लिए खुंडे हैं, तू तो चमका के लाया है मेरे को, लेकिन ये खुंडे ला, इन खुंडे उनको ला, मेरे लिए खुंडे हैं कि इन पर मैं चलाऊंगा। फिर दूसरे में कहा कि इसमें तूने एक अपने जब वो ईसाई धर्म में कोई मरता है तो कॉफिन में वो पहन के जाते हैं पट्टा, तो उसने वो भी अपने लिए बनाया हुआ था कि कभी मैं मरूंगा तो मैं, उस सोने का था वो। तो उसने बोला इसको निकाल। तो उसने बोला कि ये तो मरने पे पहना जाता है जब आदमी। तो उसने बोला मैं तो शिव रूप हूँ, मैं तो शमशानी हूँ, मैं उसमें भी रहता हूँ शम, तो मैं तो उसको पहना। तो इसमें तूने सोना भी लाया है कि यदि तू हारेगा तो, मतलब वो सब चीज़ें जो उसने किया था वो सारी देवता ने बता दी। अब फिर उन तलवारों पे उन्होंने
चलना शुरू कर दिया। अब वो बड़ा वो कि मैं तो बहुत पैना करके लाया कि हाथ भी रख जाए कट जाए। तो धीरे धीरे फिर उसने फिर माफ़ी मांगनी शुरू की। लेकिन फिर भी वो जब देवता नीचे उतरे फिर भी उसने एक हाथ में मिट्टी और एक हाथ में एक हाथ में उसने लकड़ी या मिट्टी रखी है और एक हाथ में उसने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रखा। तो देवता ने कहा कि अभी भी तू नहीं संभल रहा है तेरे कि। उसने बोला मेरे दोनों मुट्ठी में क्या है। तो एक में वो गया और लेडीज़ बैठी हुई थी, उसने सोने की नथ पहनी हुई थी। तो उस नथ पे देवता पड़ा कि इसके अंदर ये सोना है। तो उसने खोला तो सोना था। तो एक हाथ में लकड़ी थी और कहा, चारों तरफ उस लकड़ी को देवता ने फेंक दिया कि तूने मेरे परीक्षा ली है और मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक बेटा उसका उनकी ऐसी मौत हो गई थी कि शिकार करते हुए एक को गोली मार पागल हो गया था। फिर चार्ली थोड़ा टैलेंटेड था, वो यहाँ रहा, लेकिन उनका फिर कोई आगे वंश नहीं बढ़ा। तो देवता ने उसको वरदान भी दिए कि भाई तू अकूत संपदा, तूने मुझे खुश भी कर दिया कि तूने जो भी मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लाए हैं, लेकिन तेरा वंश नहीं बढ़ेगा, तूने मेरे पे शक किया। तो उस दिन से विल्सन ने कहा था कि लोग मुझे राजा बोलते हैं, असली राजा जो है वो सोमेश्वर, वो भरोसा करने लगे। हाँ, वो फिर उसके बाद उनका भरोसा रहा। जी। तो सर जो वो मेला है उस टाइम पे जो होता था वो आज भी होता है? आज भी होता है, उसी तरीके से होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही सेम है। सेल्कु मेला बहुत फेमस है हमारी। आप गंगा वैली में जाएंगे, अब वो मेले शुरू हो जाएंगे, सितंबर तक शुरू हो जाते हैं। और 15, 16, 17 को मुखवा में होता है लास्ट जो होता है। तो वो ध्यानियों का मेला उसको कहा जाता है। हाँ, जितनी भी ध्यानियाँ हैं उस मेले में आती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और देवता उनको आशीर्वाद देता है। वो बहुत फेमस है। वेरी हमने उसका नाम सुना भी है। सिमल जी, एक अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत रुदा गुदोरी गीत गाया है जो इसी विल्सन से रिलेटेड ही है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई उस गीत को लेकर के। लोगों ने बोला कि यार गाया कुछ और जाता है और आपने बुरा वाला पार्ट हटा दिया, अच्छा वाला पार्ट आपने रख दिया। मुखबा या उस तरफ उस घाटी में इस गीत को अगर आपने कभी सुना होगा तो क्या कोई डिफरेंस आपको नज़र आया जो नेगीदा ने गाया और जो लोग कह रहे थे कि नहीं जी इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताया, नेगेटिव कुछ बताया ही नहीं है? नहीं, सुना है। पहले ओम बधानी भाई ने भी इस गाने को गाया हुआ है। और उसमें है कि वो रुदा गुदोरी लेडी थी, बड़ी सुंदर थी। तो उनका लेके है कि उसमें प्रेम गीत भी है लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी भी है, थोड़ा नेगेटिव भी उसमें है। वो उनकी तरफ विल्सन का जो बेटा था उसकी वजह से था। तो उसको श्राप भी उस देवी जो थी कुल देवी उन लोगों की, उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। उसके बाद वो पागल हो गया था। तो इसमें थोड़ा सा है, लेकिन वो अलग अलग कहानियां हैं। किसी एक कहानी पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अब हैं नहीं हमारे बीच में जो एक्चुअल हमें बता सकते थे। तो उसमें 2-3 थ्योरियां चलती हैं। तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव भी हैं। तो लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने उनको श्राप दिया था उनकी कुल देवी ने, उसके बाद वो पागल हो गया। हाँ, ऐसे जो हमने सुना है। तो ऐसी कई थ्योरियां हैं अलग अलग। लोग में तो अलग अलग कहानियां, फिर उसके वर्जन कई निकल। सही कहा आपने। हम सोमेश्वर देवता की बात कर रहे थे। सोमेश्वर देवता भी आपकी घाटी में तो काफ़ी बड़े माने जाते हैं। सोमेश्वर देवता के बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर हैं कौन सोमेश्वर देवता की? जब हम डेफिनेशन एक परिभाषा देते हैं, क्योंकि गढ़वाल की तरफ आप आएंगे तो क्षेत्रपाल और बहुत सारे देवताएं होते हैं, सोमेश्वर हमें उसी घाटी में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो सोमेश्वर देवता को आप लोग तो खैर आपकी आस्था उनमें है, पर उनकी प्रोफाइल क्या, परिभाषा क्या है? सोमेश्वर देवता कौन है, कहाँ से आए, कोई उनका इतिहास आपको अगर पता हो? इसमें भी मेरे फादर ने ही शुरुआत की थी। देवता को कहा था, देवता ने उनसे ही कहा था कि कफवा जागर है एक, जो स्पेशली सोमेश्वर देवता पे गाया जाता है। किसी भी मेले में जो सेल्कु मेला होता है, पहले जो कफुआ है वो ही गाया जाता है और उसके अंदर उनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है। उनकी जन्म स्थान से लेके उनकी शक्तियों के बारे में उनको बताया जाता है, जैसे हनुमान जी को बताया गया था। तो जब उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए बताया जाता है तब उनके अंदर वो पावर आने लगती है। एक्चुअली जो हमने स्टोरी सुनी है वो ये है कि वो कुल्लू कह रहे ने हिमाचल कुल्लू से थे, वहाँ थे, भेड़ पालक थे, भेड़ें
उनकी थी, चलाया करते थे। वो जंगलों में रहा करते थे, वहीं उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। एक्चुअली कहते हैं कि वो जब जा रहे थे तो एक बात जो है वो एक सांप को मार रहा था, वो मार रहा था, फिर मुंह में एक जड़ी ले आता था, उस जड़ी को उसको छुआता और वो जिंदा हो जाता है। तो वो बार बार ऐसा कर रहा था, उसके लिए वो खेल हो रहा था। तो वो जब देख रहा था तो जो व्यक्ति रहा तो उसने बोला ये तो संजीवनी बूटी है। तो उसने उस संजीवनी में उसको से छिनाया, बात से सांप को उसने जिंदा किया, भेज दिया और वो जड़ी रखी अपने पास रखी और जंगलों में गया। तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत अलग अलग स्टोरियाँ मानी जाती, लेकिन उनको उस जड़ी बूटी से फिर उनको बैठ के उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करनी शुरू की। फिर वो कश्मीर गए, फिर कश्मीरी विद्या जो तंत्र मंत्र की जो थी उनकी उन्होंने वहाँ से हासिल की। फिर वहाँ से वो मेंद्रत जो है अपना जौनसार के पास, उधर वो आए। उधर से फिर वो जो फतेह पर्वत और जो जखोल वाला इलाका है 21 गांव, फिर वो वहाँ आए। फिर वहीं से ऊपर चलते चलते भेड़ पालक थे तो वहाँ से उन्होंने फिर वो अपने रमाई घाटी में आए, खरसाली जिसे कहते हैं। फिर ऊपर चल के मतलब जितने भी हायर हिमालय हैं वहाँ से पहुँच के वो झाला आए, रैथल आए, मुखवा आए। बहुत सारे गांव हैं जिनका जिक्र गंगी में भी गंगे, टेहरी गंगे में है। चमोली में भी एक जगह एक गांव का जिक्र है, वो कटिंग मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो वो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ वो आए, लोगों ने उनकी चमत्कारिक जब उनकी शक्तियाँ देखी तो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो उनके पास डॉक्टर कहते हैं कि उनको जब वो हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो उनके पास बिजली मतलब मौसम का बड़ा वो है, तो वो बरसात करवा देते थे। हमारे गांव में अभी भी कहते हैं कि वो डॉक्टरी भी उनके जैसे कहते हैं कि पहले डिलीवरी होनी बड़ी टफ होती थी उस ज़माने में, ना डॉक्टर थे न थे, बहुत क्रिटिकल भी हो जाता था। तो वो लोटे में मंत्रित कर देते थे और पिला देते थे जो महिला गर्भवती होती थी, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। ऐसा हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। तो उनको कई सिद्धियाँ प्राप्त हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो जखोल वाले इलाकेपुर जो है, रवाई वाला जो है, गंगा वैली, तो वहाँ तमाम जगह सोमेश्वर देवता का थान है। एक मैंने गंगी का भेड़ मेला देखा था मैंने, तो उसमें सोमेश्वर देवता का धड़ तो हमें दिखाई, सिर नहीं दिखाई देता है। कम से कम वहाँ तो मुझे ऐसा नज़र आया कि उनकी जो डोली है उस पर, जैसे हमारी नॉर्मल डोलियों में क्या होता है कि एक छत्तर लगा हुआ होता है, सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, लेकिन जो गंगी में है, गंगी में उनका छत्तर कुछ नहीं होता है, सिर्फ हिस्सा होता है। और ऐसा कहते हैं कि उनका धड़ है, सिर नहीं है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, इसके बारे में मेरे कुछ जानकारी है कि मैंने वही कहा था कि बहुत लंबी कहानी है, तो उसको मैंने शॉर्ट में कहा। उसमें भी वो थोड़ा नटखट टाइप के थे, जो हमें स्टोरी पता है। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि मेरी ये स्टोरी ये परंपराओं से निकले, जो मैंने सुना मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो थोड़ा नटखट टाइप के भी थे, जैसे भगवान कृष्ण होते हैं ना, नटखट टाइप के, वैसे ही थे। तो उनसे लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते थे। तो उनको मारने के लिए भी वो हुआ था। तो उनको भेजा ही इसलिए गया था ऊपर, जो मुझे तू जा, हम परेशान मत कर, तू ऊपर जा। और ऊपर उनको मारने का कुछ षड्यंत्र हो गया था, तो उनको नमक लेके ऊपर भेजा गया था भेड़ों के लिए, क्योंकि नमक चाहिए होता है भेड़ को। तो वो जब जा रहे थे तो उस बीच उनको वो जड़ी मिल गई थी जिसका मैंने जिक्र किया। फिर उनके पीछे 2 कुत्ते भी छोड़ दिए थे जो बहुत खतरनाक थे। उन्होंने उनको भी मार दिया। वो टैलेंटेड थे क्योंकि वो शिव रूप का मतलब लेके पैदा हुए थे। तो फिर उन्होंने वहाँ जब भेड़ वालों के साथ जो ऊपर रहते थे, उन्होंने देखा यार ये तो बच के आ गया, ये तो नहीं है। फिर उन्होंने उनको ये भी बताया कि मैं एक भेड़ को काटूंगा और फिर इसको जिंदा कर दूंगा। तो उन्होंने बोला यार कि क्या बकवास, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने फिर शर्त रखी कि मैं यदि ऐसा कर दूंगा तो ये जितनी भेड़ें हैं, क्योंकि पूरे उस क्षेत्र की भेड़ें एक आदमी जो वो ले जाता है, बुग्यालों में ले जाता है, जैसे आपको पता ही होगा, आजकल भी होता ही है। तो इतनी सारी भेड़ें थी। तो उसने बोला ये सारी भेड़ें मेरी, और मैं हार गया तो जो तुम बोलोगे वो मैं कर लूँगा।
तो उसने कहा, उसने वो काटा, एक पर्दा लगाया, वो जड़ी घुमाई, उसने जिंदा कर दिया। तो उन्होंने बोला यार इसने कैसे 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 कर दिया। अब वो सारी भेड़ें उसकी, वो तो राजा बन गया, उससे लगा, क्योंकि पहले जो आपका जो गांव में धनवान समझा जाता था, वो यही समझाता था जिस पे भेड़े सबसे ज़्यादा भेड़े उस जमाने में यही आपका माना जाता था, धनी आदमी जिसको माना जाता, तो वो तो राजा हो गया उस क्षेत्र का। तो उन्होंने क्या किया कि उसको आइडिया नहीं था कि नमक कैसे डाला जाता है। एक तरीका ये होता है कि भेड़ों को अलग रखा जाता है और एक मैदान में नमक को छिड़क दिया जाता है और फिर हट दिया, क्योंकि वो भेड़ें फिर वो खाने जाएंगी, चाटने जाएंगे उस नमक को। अब उसको कहा कि तू दे दे, उनके पीछे उसकी कॉन्स्पिरेसी रही उन लोगों की। तो वो ऐसा करता रहा कि एक जो बुग्याल टाइप में है वो उनको खोलता रहा, जो कट्टे था दे। अब वो इतनी सारी भेड़ें थी कि वो आगे आगे उनको धकेलती रही। अब वो इतना धकेलती रही, वो इतनी हज़ारों की संख्या में थी कि उसको आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो और वो ढंगार से नीचे गिरा। और यहाँ पे उनका जिसको डांगरा जो कहते हैं, वो उसके यहाँ पे पीछे बांधा रहता है, वो हमेशा बांधा ही रहता था। वो एक आज भी समेश्वर देवता जब वो घुमाता है तो डांगरा यहाँ लगे रहते हैं उसकी। तो लेकिन जब वो गिर रहा था तो उसने वो जड़ी निकाल के खा ली। तो वो नीचे गिरे तो उस डांगरे से कट तो गए, लेकिन वो जो संजीवनी बूटी थी, वो जो जड़ थी, वो उन्होंने खा ली। तो वो अमर हो गए, वो 2 भागों में विभक्त हो गए। तो एक तो जो आगे का जो था वो समेश्वर देवता माना गया, और जो पीछे का था उसको बैकू बोलते हैं। वो हैं एक, लेकिन 2 पार्ट में है। ऐसी स्टोरी हमें हमारे बुजुर्गों ने बताई है, इसलिए जो आपका जो वो क्वेश्चन है, मेरा बड़ा ये था कि क्यों ऐसा होता जी होगा। जी जी जी। अच्छा सर, ये सोमेश्वर देवता को लेके एक और चीज़ है, हर की दून है, तो वहाँ पे एक मंदिर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दुर्योधन का मंदिर है, पर जब मैं एक्चुअली वहाँ पे गई थी तो मैंने वहाँ के जो लोकल लोग थे, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये किसी दुर्योधन का मंदिर नहीं है, ये हमारे सोमेश्वर देवता का मंदिर है। तो क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि असल में वो मंदिर है किसका? नहीं, वो समेश्वर देवता का ही मंदिर है, शिव जी के रूप है, वो समेश्वर देवता का है। वो गलत किसी कोई बीच में आया, क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि वहाँ की जो बोली है, हाँ जी, वो थोड़ा समझने में हमें नहीं समझ में आती। अब कोई पत्रकार दिल्ली से गया, उसने क्या समझा, अब बगल में ही कर्ण महाराज देवरा का भी है, तो उन्होंने उस कर्ण महाराज कनेक्ट कर दिया। क्योंकि मेरे एक जान पहचान हुई थी, और वो भी लकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, भास्कर जी। वो सन 80 से रिसर्च कर रहे हैं समेश्वर देवता पे। तो वो लकली उत्तरकाशी में भी, वो केलसू से आ रहे थे, और मैं गंगोरी उत्तरकाशी के पास है, मैं बैठा, तो मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने बोला कि आप रजनीकांत सेमवाल तो नहीं है, जबकि मैं कभी नहीं मिला उनसे। और वो सन 80 से अपनी टीम लेके आए थे बच्चों को रिसर्च करवाने के लिए जखोल। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनका नज़रिया, जिस काम के लिए वो आए थे वो तो किया उन्होंने, लेकिन वहाँ से उन्होंने रिसर्च कर दिया। अब उनकी बुक पब्लिश होने वाली है समेश्वर देवता पे। तो उन्होंने फिर सारी स्टोरी बताई कि ये गलत, ये चीज़ें धारणा बनाई है, और ये तो वो है, लेकिन वो वेद के हिसाब से चलते हैं। उनकी जो वो है वो वेदों के हिसाब से है, वो ऋग्वेद के हिसाब से वो कहते हैं कि उनकी थ्योरी अलग है। वो रिसर्च कर रहे हैं वेदों के हिसाब से, उनकी थ्योरी के हिसाब से समेश्वर देवता वो इंद्र मानते हैं, जो आर्यों के साथ आए, आर्यों के राजा थे, जिन्होंने पेड़ काटे, मतलब खेती करना सिखाया, मतलब भेड़ पालन सिखाया, मतलब वो आर्यों के जो देवता जिन्हें कहा जाता है इंद्र, वो उनको बोलते हैं कि वो हैं। एक थ्योरी वो भी है। एक थ्योरी हमारी ये है कि वो कुल्लू से चले थे, शिव रूप थे, क्योंकि जड़ी बूटी संजीवनी विद्या उनके पास है या शुक्राचार्य जी के पास है। मौसम की पकड़ जो है, मौसम सावन का महीना शिव जी का महीना होता है जिसमें बारिश होती है, वो समेश्वर देवता के पास है। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से शिव जी हुए, लेकिन वो जो प्रोफेसर साहब जो 80 साल, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि ये इंद्र है, वो बहुत पावरफुल देवता है, जिसको मतलब उनका तो ये भी कहना है कि बाद में जाके इंद्र वेरी पावरफुल,
बाद में जाके उनके जो थी अब कहानियाँ मिलती कहानियाँ हैं, उनको थोड़ा सा कम वैल्यू दी जाती है, लेकिन वो तो राजा ही माने गए हैं ना, देवताओं के राजा माने गए हैं, कि बाद में उनको थोड़ा सा वो डाउन कर दिया गया, लेकिन वो वेरी पावरफुल आर्यों के जो देवता माने गए हैं वो उनकी थ्योरी है। तो कई सारी इसमें हैं, लेकिन वो दुर्योधन नहीं है। दुर्योधन वहाँ क्या करेंगे, दुर्योधन हस्तिनापुर में। मैं जब से वहाँ से आई थी ना, मेरे दिमाग में ये सवाल था कि इंटरनेट पे पढ़ा मैंने और मैं गई वहाँ देखा, तो मेरा ये था कि क्या है सच, तो आज मुझे कहीं ना कहीं जवाब मिल गया है। तो ये चीज़ है अब, क्योंकि आपने कफुआ गाया है, जी जी। तो हम चाहेंगे, मैं गंगोत्री पर भी एक दो सवाल आपसे रखना जी, चाहता जी। हूँ। तो कफुआ की 2 लाइनें। हरि बोला रे, हरि बोला रे, बलकुलु छोड़ी कसा मीरा आयो रे। हाँ हाँ बेकफुआ, बलकुलु छोड़ी कसा मीरा पर्वत आयो रे। हाँ हाँ बेकफुआ, हरि बोला रे, हरि बोला रे, बलकुलु छोड़ी कसा मीरा आयो रे। हाँ हाँ बेकफुआ, बल ब्यखल डाली उपजी जे असमसु। हाँ हाँ बेकफुआ, हाँ हाँ बेकफुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम रॉ आवाज में भी सर की आवाज Actually, बहुत ही है। सुंदर। मज़ा आ रहा सुनने में। लेकिन एक सवाल जो है, क्योंकि आप गंगोत्री से भी जुड़े हुए हैं, सेमवाल पुजारी हैं गंगोत्री माँ के, और एक सवाल कई लोगों के दिमाग में होता है, मेरे दिमाग में भी है, कि 6 महीने तो आप जो है वहाँ चहल पहल रहती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी के 6 महीने जब माँ मुखबा आ जाती हैं, उसके बाद भी वहाँ कोई ना कोई रहता है गंगोत्री में, तो वहाँ पे कोई ना कोई पूजा करता है। हाँ हाँ। तो मैं बस उसी माहौल को जानना चाह रहा हूँ, 6 महीने वहाँ रहना, वहाँ क्या क्या होता है, और वहाँ रहना कितना आसान या मुश्किल होता है? गंगोत्री में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2-4 फीट वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, पानी नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। तो हमारे वहाँ पे मंदिर कर्मचारी, पुजारी, वहाँ पे स्टाफ रहता है, और वहाँ पे कुछ ऋषि संत रहते हैं जो वहाँ पे तपस्या कर रहे रहते हैं, तो वहाँ पे भी पूजा होती रहती है। और जो बाकी जो नित्य कर्म जो मंदिर के अंदर वो कार्य वहाँ पे मुख्य मठ में 6 महीने के लिए होता है। गंगोत्री में तो भारी मंदिर के कर की जाती, धारा वहाँ पे पूजा की जाती है गंगोत्री में, और मंदिर के बाहर पूजा की जाती है। और जो नित्य कर्म वाली जो पूजा होती है, जो गंगोत्री में आजकल हो रही है, वो शीतकाल में मुख्य मठ में होती है। वहाँ पे भी हमारे पुजारी रहते हैं, वहाँ तो 12 महीने चल रही है। अभी जैसे गंगोत्री में भी चल रही है, साथ साथ मुखबा में भी चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो वो दोनों साइड में सेम होता है, और बहुत टफ है। कई पुजारी मतलब बर्फ़ में पैरालाइज होके स्वर्ग सिधार गए। तो उनकी जो, क्योंकि नंगे पैर आप जा रहे हैं गंगा जी में, बर्फ़ में आप जा रहे हो, गंगा जल ला रहे हो, फिर माँ का अभिषेक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इतनी कठिन परिस्थितियाँ हैं। आजकल भी आप जाओगे स्वेटर पहनोगे तो आप सोचिए सर्दियों में क्या हालत होती होगी। लेकिन बहुत माँ का हमारे आशीर्वाद है कि वो उस चीज़ को हम लोग करते हैं। और लेकिन कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाएँ, वो नित्य पूजा वहाँ पे चलती रहती है। एक रजनीकांत जी, जब हम 4 धाम की बात करते हैं जी, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, लोग जो है चिंतित होते हैं उस चीज़ को लेकर के, कि इतनी हम कहीं ना कहीं कमर्शलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, कि 4 धाम पे आपको हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। धामी जी कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड बना लिया, ये बना लिया, लेकिन कंसर्न ये जताए जाते हैं कि जब आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप 4-4 घंटे जाम भी देख रहे हैं, आप जो है मिसमैनेजमेंट भी देख रहे हैं। एक क्योंकि आप उस पुजारी ख़ानदान से
से जुड़े हुए हैं, जो गंगोत्री में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और रह रहे हैं वहाँ पर। आपके लिहाज से, आपके नज़रिए से क्या दिखता है कि जो ये कमर्शियलाइजेशन का जो आरोप लगता है, ये जो कहते हैं कि हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, क्या हमको रिकॉर्ड यात्री लाने चाहिए और क्या हमें मैनेजमेंट पे किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं? कमर्शियलाइजेशन को लेकर के आपका क्या सोचना है? देखिए, एक ज़माना था कि ऋषिकेश से यात्री को पैदल ले जाते थे, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित अपने साथ ऋषिकेश आते थे और पैदल यहाँ से जाते थे और अपने घरों में भी रखते थे। अपना जो खाते थे, उस समय तो फाफरा होता था, चीणा होती थी, यही खाते थे। सबसे पहले भोग लगता था, इन्हीं चीज़ों का भोग लगता था। फिर जो गंगा माँ से जो भोग लगाने के बाद जो बचता था, उसका ही मतलब सेवन करते थे और जो यात्री थे उनको भी करवाया जाता था। तो उसकी था कि पूरा यात्रियों का था। धीरे धीरे रोड बढ़ी, लोग आना शुरू हुए। पहले तो बुजुर्ग आते थे, जो हमने सुना है वो ये कह के आते थे कि हम जा रहे हैं, हम मोक्ष के लिए जा रहे हैं। जैसे पांडव अपना लास्ट टाइम के लिए चले गए, ऐसे ही बुजुर्ग जाया करते थे। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि वो घर से चल जाते थे कि हम आ गए तो ठीक, नहीं तो नहीं आए तो समझना कि हम मोक्ष की हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा है, फैसिलिटी बढ़ी, रोड पहुँची, तो उसके बाद सब लोग आने लग गए। अब तो जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, अब सरकार का भी है कि ऑल वेदर रोड आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। लेकिन ये जब ज़्यादा से ज़्यादा रोड पहुँच रही है तो फिर लिमिटेशन क्यों? कंट्रोवर्सी है इन सब, कॉन्ट्राडिक्टिव भी है ना इन सब चीज़ों में कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लाखों लोग पहुंचने चाहिए, लेकिन फिर आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ इतने लोग जाएंगे। तो यदि आप ऑल वेदर रोड 12 महीने के लिए बनाना चाह रहे हैं, लाखों लोग के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि एक दिन में सिर्फ इतने जाएंगे? सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, समय बदल रहा है, लोग पहुंचेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। थोड़ा सा तौर तरीके भी बदले जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जाएं और पुराने रीति रिवाज से भी आप वो भी पॉसिबल। पहले धार्मिकता के हिसाब से जाते थे, अब धार्मिकता के साथ पर्यटन ज़्यादा हावी हो गया है। तो पहले लोग पूजा पाठ करने जाते थे, पिंड देने जाते थे, तर्पण करने जाते थे। अब सीधे ये हो गया है कि जाओ, लाइन में लगो, दर्शन करो, धक्का मर रहा है और चले जाओ। ये चीज़ें हो रही। जो धार्मिकता वाला जो पार्ट था वो थोड़ा कम होता जा रहा है, पर्यटन वाला ज़्यादा हावी होता जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि धार्मिकता ज़्यादा रहे, पर्यटन भी हो। पर्यटन के क्षेत्र और भी हैं, धार्मिक स्थलों के अलावा और भी वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 13 दिन का रजिस्ट्रेशन है और कहते हैं कि हम नहीं, सिर्फ आप वहाँ नहीं, उसके अगल बगल भी जाइए। अब अगल बगल कैसे जाइए? आपका पैकेज ही 13 दिन का है, जो 4 धाम भी हो जाए। अब वो रात भर चल रहा है ड्राइवर 13 दिन में, तो वो एक्सीडेंट का कारण भी बनेगा। तो मतलब ये तो इसमें बहुत गहन विचार करना पड़ेगा और वो सचिवालय में बैठ के नहीं होने वाला। उसमें आपको स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। स्थानीय परंपरा जो जानते हैं वो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं। यदि आप उन लोकल लोगों को उस अपनी विश्वास में उनसे जानकारी नहीं लेंगे तो आप कभी सफल ही नहीं हो सकते। बीच में देवस्थानम बोर्ड उसका मुद्दा काफ़ी चला, ले लिया गया था। उसमें ये था कि आप नहीं डिसाइड करेंगे। सारे जो यहाँ जो IS आएगा, जो सचिव आएगा, वो मुखवा का तो होगा नहीं जानेगा, या टिहरी का नहीं होगा, चमोली का नहीं होगा, अल्मोड़ा का नहीं होगा, पिथौरा, बहुत कम होंगे। जो जरूरी नहीं कि वो यहाँ हों, उनका कैडर किसी और राज्य में होगा, तो वो यहाँ की समझ नहीं होगी। अब हमारे यहाँ तो 2 मिनट में देवता उतरते हैं, भैरव देवता, नरसिंह देवता उतरते हैं। अरे वो कुछ गड़बड़ हो रही है, करो देवी पाठ करो, और उसी समय हम करना पड़ता है। अब पहले हम यहाँ आएंगे सचिवालय में, एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमारे देवी फलाना देवता उतर रहा था, उसने ये बोला कि देवी पाठ करो। अब इसमें वो बोलेगा कौन देवता, भैरव देवता। अब जो बाहर का देवता उसको समझ में, क्षेत्रपाल देवता, हमारे नरसिंह देवता, ये देवता, वो उसकी समझ में नहीं आएगा ना। वो बोलेगा, वो तो विल्सन की तरह बोलेगा कि नाटक कर रहे हैं, ये जो फंड लेना चाह रहे हैं, वो विल्सन बनेगा। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
तो हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे सचिवालय में बैठा सचिव विल्सन बने और हमारे देवी देवताओं पे उंगली उठाए। तो हम चाहते थे कि वो जो व्यवस्था है, मंदिरों की जो व्यवस्था है, वो वहाँ के लोकल लोगों, स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकदारी हैं, उनके पास रहे। हाँ, आप विकास करिए, आप अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, आपके पास अच्छे हॉस्पिटल तीर्थों में नहीं है कितने, वो तो अभी स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट जो है आरएसएस का, उन्होंने बड़े अच्छे हॉस्पिटल बना दिए। लेकिन आप उनकी व्यवस्था करिए, आप पानी अच्छा दे दीजिए, आप हेल्थ सेवा, तो मैं थोड़ा सा उसके खिलाफ भी हूँ, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए होनी चाहिए जो वृद्ध हैं या ये हैं वो हैं, उन लिए सीमित मात्रा में होना चाहिए। उससे इन्वायरमेंट का भी होता है, वो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन बहुत कम, रेयर उसके लिए, उनके लिए होना चाहिए। आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप पैदल यात्रा करिए। तो ये मेरा ये मानना है सरकार से कि वहाँ के लोकल लोगों को यदि आप इग्नोर करते हैं, आप यदि वहाँ के देवी देवताओं को इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब तो वो विल्सन वाली हालत ना हो जाए, उसका कहीं असर ना पड़ जाए आप पे। आप मंदिर के बाहर डेवलप करिए, अच्छे घाटों का निर्माण कर दीजिए, व्यवस्था करिए, जल की, रास्ते में शौचालय का अच्छे से है, बना तो दिए जाते हैं, लेकिन फिर रख रखाव, आप एक बार यूज़ करेंगे फिर उसकी सफाई कौन करेगा बीच रास्ते में? उसके लिए आप कोई वो करिए ना, वो क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस करिए, जो आपको काम आता है। अभी देखिए परसों कितना हरिद्वार में ही कल एक कांवड़ वाला नहीं, वो जो मनसा देवी में जाते हुए दुर्भाग्यपूर्ण है, तो वो क्राउड मैनेजमेंट है ना, आप उस पर फोकस करिए। आप मंदिर के अंदर मत घुसो कि 6 बजे में, उसी दौरान देवस्थानम के टाइम पे क्या हुआ था कि वो मंदिर 6 बजे 7 बजे खुलने, जो 4 बजे खुलता था 7 बजे खुल रहा है। कहीं वहाँ पे भैरव देवता की पूजा नहीं हो रही जो सबसे पहले होनी चाहिए थी। तो मतलब ये चीज़ें आप नहीं जान सकते हैं जब तक आप लोकल जो जिनका जन्म ही उस परिवार में हुआ, जिसने शंख से वही किया है, हमने शंख पैदा हुए ना तो हमारे कानों में शंख बजे हैं, घंटियाँ बजी हैं, वो मंत्र पढ़े हैं, तो वो हमने परंपराएं देखी हैं कि कैसे है। आप उनको इग्नोर करके यदि आप अपने नियम थोपोगे तो गलत नियत से आप बैठना चाह रहे हो तो वो फिर कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से देवस्थानम बोर्ड का आप तो जो फैसला तो वापस ले लिया, वो वापस ले लिया, धामी सरकार ने वापस लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आगे भी हम बोलते हैं कि आप विकास करिए, आप क्राउड मैनेजमेंट पे करिए, लेकिन लोकल लोगों के साथ मिलके, उनके सहयोग से वही आपको बताएंगे रास्ता। बाकी तो करना तो आपको है, सरकार आप हैं, हम आपको सहयोग कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करेंगे, उनको भगाने की चेष्टा करेंगे तो फिर चीज़ें गलत हो जाएंगी। सिमल जी, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब हम क्या बात करते हैं कि मैनेजमेंट की, जब व्यापारियों ने भी वहाँ विरोध किया था कि यार आप कैसे लोगों को एक सीमित संख्या में भेज सकते हो, आने दीजिए उनको दर्शन करना, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्या है, ये बड़ा सा विवाद हुआ था। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर हम लोगों को रोकेंगे नहीं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, इतने टाइम के लिए जाइए, तो वहाँ पर बहुत, आपको नहीं लगता कि मिसमैनेजमेंट हो जाएगा? या फिर क्या इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि ना हम कोई बाध्यता रखें कि आप आओ और ये करो वो करो, वो चीज़ें हों, और हमारा सिस्टम भी चलता रहे? क्योंकि रिस्क ये है कि जब हम खुली छूट दे देंगे तो जाम भी आपके बढ़ेंगे, खतरे भी आपके बढ़ेंगे और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? उसके लिए आपको सरकार और बैठ के मैंने आपको क्राउड मैनेजमेंट की बात वही बताई है कि आप कैसे, आपने रजिस्ट्रेशन एक जगह कर दिया तो आप 36 जगह मत रुकिए, उससे आदमी परेशान हो रहा है। आपको पिछले बार बता रहा हूँ कि यहाँ से सारा शिफ्ट हो गया। हमारे जजमान हम लोगों को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वहाँ तो पहले रजिस्ट्रेशन का भरो, फिर आप पे उस होटल का उसकी बुकिंग करो। अब उस सेम डेट में यदि वो नहीं मिल पा रही है उसको, अब वो गंगोत्री में आप नहीं उस दिन पहुँच पा रहा है, वो एक दिन लेट हो गया, फिर दूसरी जगह की उसकी बुकिंग छूट गई, तीसरी जगह की उसकी बुकिंग छूट गई। तो मतलब उसको लेके मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार पे भी दबाव रहता है कि किस मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो भी गलत है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर मतलब एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करना, एक ही जगह एक पॉलिसी अपना देना, वो भी इससे पहले भी तो बहुत यात्री चला करता था। लेकिन उसको क्राउड मैनेजमेंट को लेके इस पे काम होना चाहिए, उसका एक सिस्टम बनना चाहिए। मसूरी में भी तो अब होने लग गया है कि उसमें, लेकिन पहले बहुत थे
नैनीताल में बहुत आते थे, लेकिन सिर्फ क्योंकि यहाँ से सरकार को भी मुझे लगता है कि इन पे पूरे देश की नज़र रहती है कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो सरकार भी डरती है कि यार हो गई तो यहाँ तो वैसे लाइमलाइट यहाँ भी हाँ, तो फिर उनको सत्ता का भी डर होता है कि यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर ये हो जाएगा, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना भी चाहते हैं। लेकिन ये है, यदि आप फिर ऑल वेदर रोड मत बनाइए, फिर आप फिर सीमित संख्या के हिसाब से फिर आप वो करो। फिर आप ये मत बोलो कि हम मास्टर प्लान ला रहे हैं। आप फिर मास्टर प्लान क्यों ला रहे हैं, किस वजह से ला रहे हैं? जब सीमित ही रखना है तो यदि आप दो चीज़ें मत करिए। फिर यदि आप रोड को चौड़ी कर रहे हैं तो दो बसें आपस में जाएंगी। तो मतलब दो बस, मतलब जहाँ एक में 36 यात्री जा रहे थे तो अब कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे ना, 72 यात्री हो जाएंगे। तो एक तरफ तो आप 72 यात्रियों की जाने की सुविधा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं दिन में 4000 ही जाएगा, 10,000 ही जाएगा। तो मतलब आप एक जगह तो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एक सिस्टम बनना चाहिए। एक गंगोत्री को लेके एक आखिरी सवाल, अब हम इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में हैं। जब गंगोत्री की हम बात करते हैं, 6 महीने हमें पता है कि आपको ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो भी सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है। जब 6 महीने जो मुखबा में जब माँ आ जाती हैं, तो क्या उस दौरान भी नॉर्मल यात्री वहाँ जा सकते हैं? कोई सिस्टम है ऐसा कुछ? वैसे परमिशन तो नहीं होती है जाने की, गंगोत्री जाने की, सेफ्टी रीज़न से नहीं जाते हैं। हाँ, मुखबा में जो शीतकालीन प्रवास है, इसलिए हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी आए थे। तो उसका पर्पज़ भी यही था कि जो शीतकालीन जो यात्रा है वो भी शुरू हो। उससे क्या है, एक वर्कलोड भी थोड़ा एक्चुअली जो है वो कम होगा। जो क्राउड की बात कर रहे हैं, जो मई जून में ही जाने की बात होती है, मई जून का ही तो होता है। जुलाई अगस्त में तो वैसे ही बरसातें होती हैं। फिर 15 सितंबर से और अक्टूबर, ये 1.5 महीना होता है। उसके बाद जो शीतकालीन प्रवास हैं चारों धामों के, तो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही कहना था कि वो ही जो पुण्य कमाना चाह रहे हैं आप दर्शन के, वो शीतकालीन प्रवास में हो। उससे क्या होगा कि वो जो आप क्राउड जो वहाँ जा रहा है वो इधर भी आ जाएगा। तो हाँ, तो उससे थोड़ा सा तो सरकार को चाहिए कि शीतकालीन जो यात्रा है उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो उनका वो जो डर है कि भीड़ हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, तो इसके लिए सरकार को शीतकालीन यात्रा को भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और वो सिर्फ यहाँ के पेपर में नहीं आना चाहिए, वो नेशनल लेवल के चैनल पे जाना चाहिए कि भाई वो शीतकालीन प्रवास में पूजा होती है। आप मई जून में वहाँ भी यहाँ जो ग्रीष्म में जा रहे हैं वो आप शीतकाल में आएंगे। उससे लाखों लोग भी आएंगे और वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो ये तरीका भी हो सकता है। जी। तो रजनीकांत जी, बहुत सारी बातें की। अब क्योंकि थोड़े से आपके गाने हमें बड़े पसंद हैं, तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो मैं चाहूँगा कि भाग्यानी बो जो आपका गाना बहुत अच्छा चला है, तो उसकी 2 लाइनें गाएं और उसके बाद हम समाप्त की ओर बढ़ेंगे। पोसतु कछुमा मेरी भाग्यानी बा, पोसतु कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बा, रे तुम्हारा जुमा कोड़ की अटाली मेरी भाग्यानी बा, कोड़ की अटाली इनलाणी चौपाती मेरी भाग्यानी बा, फूटली पटाली ग्यों जाऊ की दाई मेरी भाग्यानी बा, ग्यों जाऊ की दाई इनलाणी चौपाती मेरी भाग्यानी बा, रात ब्याणी ताई अरे पोसतु कछुमा मेरी भाग्यानी बा, पोसतु कछुमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, क्योंकि जब नरेंद्र सिंह नेगी आपके उत्तरकाशी में काम किया करते थे, आपके पिता के साथ उनका उठना बैठना होता था, एक जो बाल रजनीकांत था, क्या वो नेगी को पहचानता था? क्या उसको पता था कि यार ये कोई बड़ा सिंगर है उत्तराखंड का, या उनका कोई इन्फ्लुएंस आप पर पड़ा हो उस टाइम?
मेरे फादर और नेगी जी के अगल बगल वो सूचना विभाग में थे, मेरे फादर सप्लाई इंस्पेक्टर थे, तो उनका बहुत अच्छी दोस्ती हुई और उनका आना जाना रहा पापा का म्यूज़िक को लेके। और नेगी जी का तो उस समय मतलब वो एक स्टार थे, आज भी वो उनकी वो सितारा जो है वो सितारा तो आज भी है, चमक रहा है। उस समय जब वो हमारे घर आते थे तो हमें प्राउड फील होता था, नेगी आए हुए हैं। नेगी जी आ रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है नेगी जी आ रहे हैं। तो मतलब एक वो आपका एक सेलिब्रिटी आपके घर में आ रहा है, तो मतलब आपको लगता है कि नहीं हम कुछ स्पेशल फैमिली हैं। तो वो तो होता है। उनसे मैं कई बार स्कूटर से मैं छोड़ने जाता था तो उनसे पूछता था कि मैंने सुना है कि आपके गाने आपकी सिस्टर लिखती हैं। वो ये मैंने उनसे भी पूछा, बड़ा भ्रम था कि वो कर। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो रूमर है। तो वो जो उस समय चलता था तो मैं उनसे क्वेश्चन फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं हिंदी एल्बम बनाना चाहता हूँ, मैग्ना साउंड से मैं अपनी एल्बम निकालूंगा। अब उनको याद हो, मुझको नहीं लगता होगा, लेकिन मैंने पूछा था। उस समय मैग्ना साउंड कंपनी होती थी जो हिंदी पॉप एल्बम निकालती थी, बाबा सहगल, अलीसा चिनॉय, ये सब मैग्ना साउंड से आती थी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि मैग्ना साउंड आपकी मार्केटिंग करती है, पहले जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है गाने। तो पहला उन्होंने ही मुझे बताया था कि पहले जाके क्या सिस्टम होता है। तो वहाँ से मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली और जो बड़े डाउन टू अर्थ थे रहे, और उनके जो गाने अब मेरी जो समझ में आते हैं। पहले मैं इतना उन चीज़ों को, हाँ, क्योंकि उस समय टीन एज में हम ज़्यादा, मुझे उस समय उनका गाना ना बैठ बिंदी चरखी माँ, मतलब मैं चरखी, क्योंकि माघ मेला होता था तो मैं उसको रिलेट करता था चरखी में। और सारा रा पुआ पुआ, मतलब वो पुआ पुआ है, मतलब वो बालपन था ना उस समय। मेरे को ये उसकी समझ नहीं थी कि सोना का मैना वे कनु कोई रहना, इसकी समझ नहीं थी। वो समझ मेरी अब बाद में डेवलप हुई है ना, मैच्योर होता आदमी तो चीज़ें सब। मोरी मोरी की मांड पे लिया जख तलक वे साको निभैलिया, वो वहाँ उस समय नहीं समझती ना, वो 10th क्लास के, आज समझ में आता है। तो उनके गाने जब आप समझदारी की तरफ आते हैं, थोड़ा आप समझदारी आपकी डेवलप होती है तो आती है। अब आज मैं उनके वही गाने सुनता हूँ कि यार क्या ऐसा मतलब ऐसा महामानव ने कैसे लिख दिया, कैसे सोच लिया, ये चीज़ें कैसे सोच ली हैं। रह गया मेरा मन माँ बोल या बनी गेहूँ। तो मतलब वो जो यौवन वाली जो स्थिति है, ये देखो कैसे, मतलब मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ तो इन्होंने कैसे लिख दिया। मतलब हर एक टॉपिक, पत्थर, गारे, बजरी, सब चीज़ों, कौन सा एक सब्जेक्ट है जो उन्होंने मतलब छोड़ दिया हो, है। तो मतलब उनकी जो है, को ढूंढे न पूजी में। हम लोग जब व्यथा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम किस देवी देवता के पास नहीं जा रहे हैं। उस देवी देवता नरसिंह को भी पूजो, भैरव को भी पूजो, समेश्वर देव, महासु देवता को पूजो, सारे चक्कर मारते हैं। तो उन्होंने उस जमाने लिए देखो ढूंढो नहीं पूजी में ना, तब भी व्यथा की व्यथा है। तो वो आज हमारी समझ में आता है ना। तो उनके जैसा इंसान मैं नहीं समझता कि अपने उत्तराखंड में कोई जगह नहीं ले सकता। जी। तो रजनीकांत जी, इस इंटरव्यू को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। निशा, कोई सवाल तुम पूछना चाहती हो तो वरना हम सर बस ऐसे ही मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जैसे हिंदी गाने भी गाते हैं, पहाड़ी गाने भी गाते हैं, तो किस में ज़्यादा मज़ा आता है? सबका अपना अपना मज़ा है, क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ और गढ़वाली सोच को मेरा ये रहा कि यार मेरे को ये मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो वहाँ क्रिएटिव मुझे लगता है कि हाँ, पहाड़ी गाने में, अपने गढ़वाली गाने में कुछ नया बच्चों के लिए डेवलप करना, उसको रिक्रिएट करना, वो एक मेरा एक पैशन है। और जो हिंदी जो हैं वो तो चलता ही है, जैसे हिंदी पॉप है या फिल्म है, उसमें तो है, लेकिन कुछ नया करने की जो है वो हम हिंदी में नहीं कर सकते। वहाँ बहुत लोग पढ़े हुए हैं, बहुत हैं, और हमसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हम नहीं हैं ना, हमने इतनी ज़्यादा रिसर्च की है। मैं अपने को मानता हूँ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी हमें करनी चाहिए थी।
तो लेकिन जितना भी ज्ञान भगवान ने हमारे अंदर दिया है, उस ज्ञान को यदि हम थोड़ा सा अपने पहाड़ी लोकगीत के लिए या अपने पहाड़ी लोक संगीत के लिए हम कर सकें, तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा कि हम नई पीढ़ी को कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो आगे चिरकाल तक वो हमारी संस्कृति लोक संगीत जीवित रहे। ये सुन के तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ठीक है, अब आज की जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि जो पुराने गाने आज उनमें चेंज होना चाहिए ताकि नई जनरेशन के लोग उन्हें पसंद करें। तो जब नई जनरेशन की बात हो रही है तो इस इंटरव्यू को एक आपका गाना है भाग्य कौन सी है, पुराणों मेरो दौरो जी, आपने बहुत पहले इसको गा लिया था, अब उसको हम एक प्रियंका नेगी ने भी गाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उस गाने के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। पुराण मेरो दौरे जी, बठिया सिया मेरी कुर्ती, बठिया सिया मेरी कुर्ती, रंगीली लाया फूर की, तोला तोला की मूरू की, तोला तोला की मूरू की। पुराण मेरो दौरे जी, बठिया सिया मेरी कुर्ती, बठिया सिया मेरी कुर्ती, रंगीली लाया फूर की। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रजनीकांत सेमवाल जी, जिनके गीत आपने सुने, जिनके दूसरे पक्ष भी आपने शायद जाने होंगे। और इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।